यस। तो ये एक बहुत ही सुंदर मौका हम लोगों के लिए आया है। बात तो ये हुई थी कि राजीव जी कई बार अपने विद्यालय में आते रहे, और अनायास ऐसे हुआ कि उनके दो पोते अपने विद्यालय में पढ़ते हैं। और जब उनसे वो कई घंटों तक अपनी झोपड़ी में वहाँ पर बैठकर छतरी में देखते रहते थे, तो मैंने एक बार देखा कि ये कौन है जो इतनी देर तक अपने विद्यालय में वहाँ की गतिविधियाँ देखते रहते हैं। और फिर मैंने आपसे बात की, तो इसीलिए एक तरह से परिचय हुआ। और ऐसे ध्यान में आया कि आपका एक काफ़ी गहरा प्रवास शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। अपने खुद के अंदर के व्यक्ति को खोजने की प्रक्रिया में भी आप काफ़ी कोशिश में हैं। एक खूबसूरत प्रवास उनका हुआ है। तो कुल मिलाकर नई तालीम की बहुत आस्था रखने वाले, और एक ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद के फाउंडर मेंबर आप हैं। और इसके पहले भी आपका परिचय मैंने विद्यालय में कराया है। कुछ लोग नए हैं, तो वे जब बात करेंगे तो और भी परिचय आएगा, हम बोलते जाएंगे। पर बहुत औपचारिकता में न जाते हुए आप कई तरह की देश की सबसे उच्च स्तर की तांत्रिक संस्थाएं जो है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बनारस, फिर ट्रिपल आईटी हैदराबाद, इन सब से जुड़े हुए रहे हैं। आपने अध्यापन भी इस क्षेत्र करते हुए पीएचडी पाई है। पर ये तो एक बाहरी चीज़ है, उसके साथ साथ एक अंदर का भी प्रवास होता है, बाह्य बाह्य चीज़ों को समझना और खुद को समझना। तो ये दोनों प्रवास आपको बहुत महत्वपूर्ण लगे, ये ध्यान में आया। और एक अच्छा संवाद बन पाया, और तब ध्यान में आया कि हम जो काम कर रहे हैं वो भी प्रवास एक बाह्य दुनिया खूबसूरत करने के लिए तो है ही, पर वो करते करते अगर अंदर की दुनिया अगर बहुत अच्छी ना बन पाए तो वो एक फ्यूटाइल जिसे कहते हैं, निरर्थक वो सारी चीज़ हो जाती है। और हम औरों के लिए जी रहे हैं, ऐसे होता है। औरों के लिए जीना अच्छी बात है, पर खुद के लिए भी एक अपनी खुद का जो प्रवास है उससे भी आनंद महसूस करना ये बहुत ज़रूरी है। ये मुझे उनसे बात करते हुए ध्यान में आया। और उस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में जो भी हमने बातचीत की, उसके हिस्से के रूप में बच्चों के साथ, अध्यापकों के साथ, पेरेंट्स के साथ और व्यवस्थापन के साथ भी ऐसी पूरी प्रक्रिया से जाते हुए ये शिविर हमारा खास, हम जो काम कर रहे हैं उस काम को हम ठीक तरह से समझ सके और ख़ुद को हम ठीक तरह से समझ सके, इस प्रक्रिया में हमें मददरूप हो, इसीलिए इसका आयोजन किया गया है। और इस प्रवास को खूबसूरती से जिनका ये हुआ है वे हमारे साथ फिर से करेंगे, और हम भी उनके साथ प्रवास करेंगे और ख़ुद का भी प्रवास करेंगे। तो मुझे लगता है इतना अभी के वक्त में काफ़ी है। और राजीव जी हमारे साथ रहेंगे। उसके बाद शिवा, उनका परिचय भी करा देंगे। शिवा भाई भी अपने साथ हैं, और एक दो भाई और आएंगे जिनका परिचय राजीव जी करा देंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप इस प्रक्रिया को शुरू करें, और हमारी ओर से हम पूरे खुले दिल से इस प्रक्रिया को अनुभव करने की कोशिश करेंगे। हमारी मान्यताओं को थोड़ा सा बगल में रखते हुए खुलेपन से हम प्रश्न भी खड़े कर सकेंगे, सवाल उठा सकेंगे, संवाद कर सकेंगे। उसकी पूरी व्यवस्था राजीव जी जब बताएंगे तो पूरा प्रारूप हमारे सामने रखा जाएगा। पर सबसे पहले इस अनुभव को एक खुले दिमाग से, खुले मन से हम इसमें शामिल होंगे, ये अपेक्षा रखते हैं। और इसके बाद मैं राजीव जी से विनती करती हूँ कि आप आगे की प्रक्रिया शुरू करें। नमस्कार सुषमाताई, आप सबको भी नमस्कार। जब बात हुई थी सुषमाताई से कि हम कुछ ट्रेनिंग, एक शिविर, एक
वर्कशॉप का आयोजन करें, तो मन में आया कि हाँ, ये अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, मुझे कम से कम सीखने को भी मिलेगा। मेरी जर्नी में बहुत लंबे में नहीं बताना चाहता, लेकिन आईआईटी कानपुर में मेरी पढ़ाई हुई थी, बीटेक, फिर पीएचडी के बाद मैं वहीं फैकल्टी बना। पीएचडी के लिए बाहर गया था, पर फिर आके वहीं फैकल्टी बना, और वहाँ से फिर हैदराबाद आना हुआ। और ये एक नया इंस्टीट्यूट बना रहे थे, तो उसमें मैं फाउंडिंग डायरेक्टर रहा। तो ये बिल्डिंगें सरकार ने दे दी थी कि ये आधी फिनिश्ड, पूरी नहीं थी, ये आधी बनी हुई बिल्डिंग्स थी, और ये लैंड ये ले लो, आप चलाओ इसको। तो एक नया मॉडल बना ट्रिपल आईटी हैदराबाद का। और उस समय मेरे मन में दो विचार थे। एक विचार था कि इसमें हम ऐसी रिसर्च कर पाएँ जो भारत के लिए, हमारे देश से संबंधित हो, और दूसरा, जिसका कुछ भी आइडिया नहीं था, कि अच्छे मानव कैसे बने। ये शब्द मैं आज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि, लेकिन जो हमारे छात्र निकल के जाएं वो अच्छे आदमी बने, जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, मैं ये कह सकता हूँ। रिसर्च के बारे में पता था, तो वो किया, वो प्रयोग सफल हो गए और एकदम से संस्था का नाम हो गया देश में। लेकिन दूसरा काम कैसे किया जाए, तो उस समय खोज की प्रक्रिया थी। तो गांधी जी से, गांधीवादी जो लोग थे उनसे बात की, एक आने वाले भी थे लोग। तो उस समय जो छात्र आ रहे थे, हमने कहा ये तो बिल्कुल एक अपने में ही हैं, इनका बाहर क्या हो रहा है इससे कोई बहुत कंसर्न नहीं है, उसकी चिंता नहीं है, बाहर जो भी देख रहे हैं। ये 25 साल पुरानी बात है। तो लोगों ने कहा कि इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, समाज ऐसा ही है और समाज ऐसा बदल रहा है। क्योंकि उस समय एकदम बहुत तेज़ी से जो हम आज देख रहे हैं, उस समय वो बहुत, ये 98 की बात है, 98, 99, 2000, एकदम बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही थी। तो हम शिक्षक के रूप में हमें आगे का दिखता है, क्योंकि जो बच्चा हमारे यहाँ आता है वो आगे के समाज, हमें 20 साल पहले पता चल जाता है कि समाज में क्या होने वाला है। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड जिसको कहेंगे, व्यक्तिवादी सोच, अपने बारे में सोच रहे हैं और किसी की कोई चिंता नहीं। तो क्या हम समाज ऐसा बनेगा, ऐसा बनने वाला है? तो लोगों ने कहा ऐसे ही बनने वाला है और आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने दूसरी बात को नहीं माना। मैंने कहा शिक्षा संस्था का जो भूमिका है वो नए समाज की विचार रूप में सृजन, कार्य रूप में पूरा समाज ही लगता है उसमें, पर विचार रूप में, बीज रूप में छात्रों में बीज डाल देना, वो विचार डाल देना, ये आवश्यक है। लेकिन क्या विचार डाला जाए? इतनी सारी क्रॉस करेंट्स, आप भूतकाल में नहीं जा सकते। ट्रेडिशन मतलब आप तो क्या बोलेंगे, ऐसा ना हो कि आप पुरानी बुराइयों को ले आएं, जहाँ भेदभाव है, जहाँ पे सोचने को मना किया जाता है, जहाँ चर्चा नहीं होती है, जहाँ सब तरह का आधिपत्य है, चाहे पेट्रियार्कल वो बोलें, पुरुषवादी। तो ये सारी चीज़ों के बीच मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं था कि क्या करना है। तो उस समय कुछ, तो मैंने कहा नहीं, इतना तो करेंगे, हम लोगों को बुलाएंगे जो लेक्चर दें। ऐसे लोग आए भी, गांधीवादी लोग भी आए, पर मैंने देखा उस लेक्चर का प्रभाव रहता है, फिर चला जाता है। क्योंकि हमारा जो बाहर का जीवन है उसमें और जो बात कही जा रही है उसमें वो तारतम्यता नहीं रहती है, एक रूपता नहीं रहती है। तो इसलिए इसको पाठ्यक्रम के रूप में भी लाना पड़ेगा
और जो हम कर रहे हैं वो भी लाना पड़ेगा। मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं गांधी जी से बहुत प्रभावित रहा हूँ, और वर्धा सेवाग्राम आना रहा है यहाँ जब मैं आईआईटी कानपुर में था तभी, लेकिन समझ नहीं आता था कि कैसे क्या किया जाए। स्कूल के बारे में उस समय स्कूल शायद नहीं चल रहा था, पर नई तालीम की बात तो हमने सुनी ही थी, पर उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। तो एक यात्रा शुरू हुई जिसमें हम संपर्क में आए, मैं संपर्क में आया मध्यस्थ दर्शन, जीवन विद्या। उसको देख के लगा अरे बात जो है तर्क संगत है, और आज के माहौल में सोचने की दृष्टि से वहाँ पर ले आती है जहाँ गांधी खड़े हैं। तो वो जर्नी जो है, वो यात्रा शायद आसान हो सकती है इसको यदि पाठ्यक्रम में डाला जाए। तो उसको फिर पाठ्यक्रम में डाला गया, यूनिवर्सल एक ह्यूमन वैल्यूज़ के नाम से, और उसमें बहुत सारे प्रयोग हुए। तो ये 2005 से ये शुरू हुआ और ये पाठ्यक्रम के रूप में आया, और इसके बाद फिर कई यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच गया, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ज़्यादा था। तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ पंजाब में 250 कॉलेजेस में उन्होंने लगा दिया, यूपी में 500 में लगा दिया। यूनिवर्सिटी ने कहा हम या सब में लगा सकते हैं या किसी में नहीं लगा सकते। कोई पायलट का आइडिया ही नहीं होता है कि कहा 5 कॉलेज लेते हैं वहाँ करते हैं। बोले नहीं, या 500 या नहीं। और वाइस चांसलर बहुत निष्ठावान थे, बोले नहीं इसको तो फिर करना ही है। और मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो इस प्रकार से चीज़ें फैली, आधी फिर टीचर्स ट्रेनिंग वो सब चला, पर वो इंजीनियरिंग और उच्च शिक्षा के संदर्भ में था। और एक चीज़ जो है, जब बच्चे बड़ा हो रहा है, जब उसको गढ़ा जा रहा है, वो खुद भी अपना लेके आता है। हम ये इसमें भी ना रहें कि हम ही गढ़ने वाले हैं, तो वो खुद भी गढ़ता है अपने आप को, समाज से भी देखता है, स्कूल से, घर से, सबसे लेता है। तो वो जो हो रही है क्रिया प्रक्रिया, वो बहुत अगर वो सही हो जाए तो बहुत संभावनाएं हैं। तो हमारा तो उच्च शिक्षा में ही रहा, इसके बाद ये स्कूली शिक्षा में कई चीज़ें शुरू हुई। IIIT एक तरह से प्रयोगशाला बन गया। बहुत सारी चीज़ों यहाँ पर की। एक ये ह्यूमन वैल्यू कोर्स, ये तो पूरे देश में फैल गया। जब मैं IIT BHU का डायरेक्टर बन के वहाँ गया 2013 में, तो इसके बाद वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट किया और वो सफलतापूर्वक वहाँ पे हो पाया, और इसके बाद वो पूरे देश में फैल गया। AICTE ने कहा सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस देश के जितने भी हैं सब में ये लागू किया जाएगा, और उसके लिए उन्होंने की मेहनत भी की। टीचर्स की भी ट्रेनिंग हुई। 8000 टीचर्स को हम लोगों ने ट्रेन किया इंजीनियरिंग कॉलेज के। और इसके बाद कोविड आ गया। कोविड में वो ऑनलाइन हो गया, तो उसका कितना प्रभाव रहा ये नहीं कह सकते हैं। 50,000 टीचर्स ने वो अटेंड किया, इंजीनियरिंग के 50,000 टीचर्स ने। पर 8,000 में से मैं कहूँगा उस समय का मैं बहुत क्लोजली काम भी किया। उसमें मे बी 70 to 80% लोगों ने कहा ये चीज़ बढ़िया है, काम की है। 20% ने कहा चीज़ काम की है लेकिन बड़ा मुश्किल है, ये होगा नहीं। तो अलग अलग रहे, लेकिन जहाँ पर प्रिंसिपल इन्वॉल्व हुए जिन जिन कॉलेजेस में, तो ये शायद 1000 कॉलेजेस में शुरू हो गया, फिर 2000 में पहुँच गया, और टीचर्स की संख्या आपको मैंने बताई दी। तो जहाँ जहाँ प्रिंसिपल इसमें लगे कि ये ज़रूरी काम है, इसे करना है, वहाँ पे फल आए, रिजल्ट्स आए। जहाँ टीचर्स ने कहा ये AICTE का वो कानून आया हुआ है सरकार का, इसे लगाना है, अभी लगा दो। कब लगाओ, सब समय नहीं है, अच्छा तो इसको कट कर दो, वो कट कर दो। तो इसमें हम जितनी निष्ठा से लगेंगे, और यही चीज़ अध्यापक के साथ है, हम जिस चीज़ को समझते हैं उसे समझ के अगर निष्ठा से करते हैं तो उसका असर आ सकता है।
बाद में हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी कितनी तैयारी है, बाकी चीज़ों पे भी निर्भर करता है, लेकिन अगर है तो असर आता है। और शिक्षा में तो हम अगर एक विद्यार्थी की ज़िंदगी भी अगर उसमें योगदान दे सकते हैं तो हमारे लिए तो एक खुशी की चीज़ है। और ये अगर बड़े स्केल पे पूरे क्लास में हो जाए, सबके साथ हो जाए, तो और बढ़िया बात है। तो इस बैकग्राउंड में ये वर्कशॉप्स डिज़ाइन हुई, और इसको चूँकि आपके समक्ष से प्रस्तुत करेंगे, और ये हमारे लिए भी नया है, पहली बार इस प्रकार से करेंगे, तो उसमें देखते हैं, क्योंकि इसमें इसको जोड़ के साथ, आपके संदर्भ के साथ जोड़ के इसको करने का प्रयास है, तो उस रूप से इसको करेंगे। और इसको करने में शिवा और हम दोनों इसे कंडक्ट करेंगे। और रोज़ जो है, आपको शीट मिल गई है क्या, डेली प्रोग्राम वाली? और एक तो हाँ, दे सकते हैं, 2 शीट्स होंगी। एक शीट डेली प्रोग्राम की है, तो रोज़ 5 सत्र रहेंगे, सुबह से रात तक या शाम तक। और इसमें जो मुख्य चीज़ रहेगी कि तो तीन सत्र हैं जिसमें, हाँ, आधे आधे आगे दे दीजिए। तो एक तरह से नहीं है, ये चर्चा वाले सत्र हैं, जहाँ पर अगर कुछ अब नई चीज़ हमको बतानी है, आपके सम्मुख प्रस्तुत रखनी है, तो वो एक प्रस्ताव के रूप में है। तो वो 5 सेशन जो हैं, वो शीट आपके सामने आ रही है। और एक तो डेली प्रोग्राम की शीट है, और दूसरा 5 दिन में क्या कार्यक्रम है, क्या क्या विषय हैं, उन सब की सूची है। तो उस प्रकार से इसको शुरू करेंगे। जो 5 सत्र हैं, उसमें एक सत्र है, थोड़ा रुक जाते हैं, वरना एक एक देना चाहिए। दो, हाँ, नहीं, वो 2 हो गए ना, 2 बंडल अगर होते हैं तो मुश्किल हो जाता है। हाँ, 2 बंडल देखें पहले, तो उसमें रोज़ एक ग्रुप डिस्कशन रहेगा लंच के बाद में, भोजन के बाद, दोपहर के भोजन के बाद। और उसमें हम अलग अलग समूह, 3 समूह में अलग अलग हो जाएंगे, वहाँ पे चर्चा करके फिर वापस आएंगे, ठीक है। और शाम को एक एक्टिविटी सेशन रखा हुआ है, तो वो सेशन भी रहेगा। और जिस दिन आउटिंग है उस दिन थोड़ा वो नहीं रहेगा। ये जो 5 दिन का है प्रोग्राम, इसमें हम 4.5 दिन में इसको समाप्त करके थोड़ा हैदराबाद घूमने का भी इंतज़ाम है। तो लंच के बाद, 5वें दिन लंच के बाद फिर हैदराबाद का घूमने का है, और बीच में एक आउटिंग और है जो परसों शाम को रहेगी। तो परसों शाम पूरे दिन चलेगा, एक्टिविटीज़ आखिरी सेशन के बदले में हैदराबाद का रहेगा, ठीक है। तो उसकी व्यवस्था की दृष्टि से ये हो गया। और बाकी देखते हैं, बाकी एज वी गो। तो और क्या चीज़ थी, हाँ, तो इसमें जो भी चीज़ है वो एक प्रस्ताव के रूप में है, और उस पर जितने भी डाउट्स आए, संशय आए, लगे कि ये बिल्कुल गलत है, खुल के बोलिए उसको, और उसमें चर्चा जो है खुल के हो, क्योंकि वो हमें समझने में भी सहायता देता है, और उससे हमारी निष्ठा या रिजेक्शन दोनों, अगर वो लगता है नहीं ये ठीक है ही नहीं, तो मत मानिए उसको। लगता है ठीक है तो आप कहेंगे कि हाँ, जितना गहराई में जाएंगे तो लगेगा कि हाँ, इसको फिर मैं अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करूँगा,
मैं अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है, अपने बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट करूँगा। तो ये जो कार्यशाला है, इसमें पहली चीज़ जो है वो होती है अपने खुद पर और परिवार में, अपने खुद के परिवार में। तो मैं तो बोलता ही हूँ कि जो जितने भी हम लोग टीचर्स हैं, हमें तो डबल एडवांटेज मिलता है। पहली बेनिफिट हमें खुद को ही मिलता है और दूसरा हमारे परिवार को मिलता है, चाहे वो चाहें चाहे ना चाहें। ठीक है, और ये स्वाभाविक है। तो जो स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, उनके साथ साथ जब अलाइन होके जुड़ के चलते हैं तो ज़िंदगी जो है सरल और सहज हो जाती है। फिर दबाव नहीं रहता है, बहुत सारे दबाव जो है ख़त्म हो जाते हैं। फिर लगता है अरे अभी तो हम कितने दबाव में जी रहे थे, और अब क्या, अब तो खुले आसमान में जी रहे हैं, खुले आसमान के नीचे खुले में जी रहे हैं। तो इस दृष्टि से ये समझ बहुत आवश्यक है, ये समझना कि मैं इसको इवैल्यूएट कर सकता हूँ। इवैल्यूएशन, तो क्या इवैल्यूएट करना है, किसको जांचना है, वो एक प्रस्ताव के रूप में है, वो गाइडेंस उतनी ही है। ठीक है, कोई कह सकता है मैं खुद सोचूंगा, वो भी कर सकते हैं, वो लोग करते ही हैं कि हम हिमालय में जा रहे हैं, हम खुद सोचेंगे। ये जो है इसमें प्रस्ताव दे दिए गए हैं, फिर सोचें, मानना है माने, ना मानना है ना माने। शिक्षा की प्रक्रिया ही एक इतनी सुंदर है और ऐसी है कि जब हम इसको मान के चलते हैं तब उसकी प्रोसेस शुरू होती है जानने की। मान तो लिया ये ठीक लग रहा है, अगर ये माना कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है तो रिजेक्ट कर दीजिए। माना कि ये ठीक लग रहा है तो जांचने की प्रक्रिया फिर शुरू होती है, और जब जांचने में हम सफल होते हैं, उसको खरे उतरते हैं, तब वो होती है जानना। जो मैंने माना था अब मैं उसको जान गया। ठीक है, और ये रिपीटेडली अलग अलग चीज़ों के साथ, गहराई के साथ ये चलती है। तो इसी प्रक्रिया से ये कार्यशाला चलेगी। ठीक है, तो इसमें चर्चा का केंद्र बिंदु में है, और मेरा बोलना केंद्र बिंदु में नहीं रहना चाहिए। अगर हो रहा है तो आप मुझे बताइए कि आप बोले जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चर्चा जो है वो आवश्यक रहेगी इसके। ठीक है, तो ये प्रक्रिया रहेगी। एक्टिविटीज़ जो हैं बाकी मैंने बता ही दिया। ग्रुप डिस्कशन लंच के बाद रहेगा, और शाम को एक एक्टिविटीज़, उसमें फ़िल्म या इस तरह की कुछ चीज़ें रहेंगी। और दूसरे दिन मतलब कल से हम जब भी सेशन शुरू करेंगे तो आप लोग उसका एक सारांश बताएंगे कि पिछले दिन क्या आपने समझा, क्या, और उस समय अगर कोई प्रश्न आए, क्योंकि इसके बाद जो है शाम के बाद भी आप हैं, अपना सोच रहे हैं और आपस में भी चर्चा कर रहे हैं, तो प्रश्न और भी उठ सकते हैं। तो जो हम अगला दिन जब मिलें तो हम उन प्रश्नों के साथ उनको रखते हुए सारांश, और उसमें जो भी आपको लगे समरी, और उसके साथ क्या प्रश्न हैं आपके, उससे शुरू करेंगे ताकि हम जुड़े हुए रहें। क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड जिसको कहते हैं कार्यशाला है, तो कहीं भी कोई डाउट हो, प्रश्न हो, उसको पूछिए। ठीक है, उसको बहुत बाद के लिए मत छोड़िए, पर उसको पूछने का और उसका स्कोप भी रहेगा। ठीक है, और शिवा आपके, मैंने कुछ ये सब दोनों चीज़ें एक साथ ही बता दी। आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में? मैं भी एक टीचर हूँ, एक दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो 13 साल पहले जैसा आप यहाँ पे बैठा वैसा मैं भी इस वर्कशॉप में अटेंड हुआ हूँ, IIIT हैदराबाद में। उस टाइम पे मैं एयरफोर्स में काम करते थे। तो इस तरह का वर्कशॉप अटेंड होने के बाद लगा है कि टीचर बनना है। तो बाद में आई रिज़ाइन माई जॉब करके वो देन बीएड किए थे। देन कृणाल के साथ हम क्लासमेट्स हैं, कृणाल और मैं, और हम दोनों उसी टाइम पे मास्टर्स किए थे एजुकेशन में।
फिर बाद में एक अजिम प्रेम जी यूनिवर्सिटी में काम किए थे, फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी 5 साल। उसके बाद हम लगाए कि इसके बाद और थोड़ा इस काम थोड़ा गहराई में समझना है और इसको थोड़ा करना है, जो इनर वर्क का काम। तो हम एक स्टार्टअप के रूप में एक संस्था स्टार्ट किए थे, तो अभी उसमें कार्य कर रहे हैं। तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है जो सर की जैसा, सो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाएगा, बट कोई भी शब्द समझ में नहीं आया, कोई भी ऐसा, प्लीज़ रेज योर हैंड, क्योंकि अदर्स विल हेल्प अस, बाकी लोग हैं वो हेल्प करेगा। सो इस जर्नी में मुझे एक ही है, एक प्रपोज़ल, एक प्रस्ताव के रूप में आप सभी को ये 4 दिन एक फोर्सफुली कोई लेके आया, कोई कार्यशाला चल रहा है, इस रूप से ना लिया जाए। एक हम खुद को जानने के लिए एक मौका ना, हम हमारे साथ बात करने का, कौन सा ऐसा चीज़ है हमारा पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बाधा देती है ना, दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई। सो यहाँ पे कोई ऐसा हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि इतना कंटेंट है आपके सिर पे हम लोड करना है, आप लेके जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कुछ हम मिलके चर्चा करेंगे, और टी ब्रेक्स, लंच टाइम, हमेशा इवनिंग्स वी आर देयर। सो प्लीज़ फील फ्री टू हैव द डायलॉग, डिस्कशन। सो दैट्स द माय रिक्वेस्ट। सो थैंक यू। वर्धा से ही गांधीवादी परिवार से हैं, गांधी विनोबा, और मेरे सन इन लॉ भी हैं। इनके बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे जयंत? ब्रीफ में आपने सब बता ही दिया है, मेरे परिवार के बारे में बताया है, और यहाँ का मेरा क्या रिलेशन ये भी बता दिया है। मैं टीचर नहीं हूँ और आपकी स्कूल का स्टूडेंट भी नहीं हूँ फ़िलहाल। तो मैं हूँ पेरेंट। तो जैसे हमारे परिवार की बात यहाँ पे निकली, मेरे दादाजी भी टीचर थे। उस समय गांव में जो स्कूल चलती थी, शायद वो 1920 के दरमियान थे, ब्रिटिश के ज़माने के टीचर थे, और उस समय गांधी जी, विनोबा जी, इनके सारे विचारों के प्रभाव में थे। तो टीचर, क्योंकि हमारी दादी जी बहुत पहले से गुजर गई, तो हमारे घर में स्कूल भरती थी। पहली से चौथी कक्षा तक की जो स्कूल चलती थी, उसमें से 2 क्लास हमारे घर में चलते थे। हमने तो देखे नहीं, गांव वाले बताते। तो टीचर, पूरा टीचर जो स्टूडेंट्स के लिए है, उनके परिवार के लिए है और गांव के लिए है, कि गांव के पढ़ा लिखा आदमी कोई था ही नहीं दूसरा, और रहते भी नहीं थे। जो टीचर रहते सारे गांव को संभालते थे। उस हिसाब से मैंने अपने दादाजी को देखा, वो 94 की उम्र में गुजर गए। आखिरी के 10-15 साल में उनके साथ में था। तो आखिरी तक वो एज ए टीचर, गुरुजी जिनको बोलते हैं गांव में, वो कैसा उनका रवैया रहा, वो आखिरी तक गुरुजी ही रहे। उनकी जो आइडेंटिटी थी, उनका जो पूरा अपने आप में जो एक संस्कार बना हुआ था, खुद को उन्होंने ढाला था, तो वो 24/7 टीचर। तो सिर्फ सिखाना या फिर दूसरे को सलाह देना, ये भी मोड में नहीं रहते थे। क्या समस्या है और क्या स्थिति है सामने वाले की, वो पूरी सुन के फिर क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, उसके ऑप्शंस दे के उसका समाधान करने के रूप में कभी भी तैयार रहते थे। गांव में, गांव छोटा सा था हमारा, 3-3.5 हज़ार बस्ती का, लेकिन हर बस्ती का, हर मोहल्ले का आदमी उनके पास आके, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, तो उनके साथ खुल के बात कर सकता था। और खुद वेद उपनिषद के गहरे अभ्यासक थे, संस्कृत के अच्छे उन्हीं के इसमें हमारे पिताजी भी बड़े हो गए, फिर वो भी संस्कृत के विद्वान हो गए, और अंग्रेजी में भी उन्होंने काफ़ी पढ़ाई की, टीचर बन गए, गांव में बड़ी स्कूल हो गई, फिर उसके वो प्रधानाध्यापक बन गए। उनका भी वैसा ही रहा, अभी भी वैसा ही चल रहा है। तो परिवार में जब ये सारी चीज़ें हमने चलती हुई देखी, तो अलग अलग जो फिलोसॉफीज़ है एजुकेशन के ऊपर, जैसे गांधी जी की है,
अरबिंदो की है, जय कृष्णमूर्ति जी की है, ये सारी इस पे चर्चाएं चलती रहती थी। हम उसी स्कूल में गांव में पढ़े, कॉलेज में फिर यवतमाल में मेरी पढ़ाई हो गई। अब मेरे पिताजी 90 रनिंग उनकी एज है, लेकिन अभी भी वही मोड में है ना, खुद की पढ़ाई करना, पढ़ाई करते रहना, और जिस किसी की कुछ समस्या है, प्रॉब्लम है, उसके लिए सॉल्यूशन लेके खड़े रहना। और अपनी खुद की जीवन में, ज़िंदगी में एक बहुत ही सरल और क्या कहेंगे, एक स्टेबल ऐसी खुद की एक लाइफस्टाइल। दुनिया कैसे कैसे बदलती जा रही है, उसका प्रभाव किस तरह से लेना है, किस तरह से नहीं लेना है, ये दोनों चीज़। जो बदलाव आ रहे हैं बाहर की दुनिया में, उसको कितनी हद तक लेना है और किस हद से उसको नहीं लेना है, ये विवेक का जो मैं उनमें देखता हूँ स्केल। मैं सोचता हूँ कि ये टेंशन्स और ये सब, हम सब उसमें से गुजर ही रहे, लेकिन वो क्या माइंडसेट है जो हिलता ही नहीं है, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही स्टेबल। तो कुछ अच्छे बदलाव हो गए, उसके लिए पॉजिटिव है, कुछ बदलाव ठीक नहीं हो रहे, लेकिन उसके लिए वो कभी एग्रेसिव या फिर ऐसे नाराज़ नहीं दिखते। ठीक है भाई, समाज है, चलता है, मेरा जर्नी क्या है, मुझे क्या करना है। और उस स्टेबिलिटी के साथ जब चलते हैं तो एक मॉडल, रोल मॉडल जैसे खड़े हो जाते हैं। अब उनके जो स्टूडेंट रहे खुद के, वो भी अब 75 के ऊपर के है, उसमें से काफ़ी सारे टीचर हैं, लेकिन आके फिर पूछते हैं, गुरुजी आप जैसे के वैसे हैं, हम आपके क्लासरूम में पढ़े, हमें काफ़ी सारे बदलाव आ गए, काफ़ी सारी बीमारियां हमने खुद में ये कर ली, लेकिन आप जैसे के वैसे हैं, तो उसकी क्या ख़ास बात क्या है। तो मुझे लगता है कि जो मेंटल एक संस्कार कहेंगे, जो स्टेबिलिटी कहेंगे, एक विवेक कहेंगे, वो खुद पे काम करते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और वो काम करते 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 खुद को तराशते रहते हैं, और एक बढ़िया सा व्यक्तित्व सामने खड़ा हो जाता है समाज के। फिर वो कौन सी फिलॉसफी फॉलो करते हैं, फिर वो कैसे करते हैं, वो कुछ भी नहीं, ये आदमी अच्छा है, बस देखने वाला देखता है कि बस ये व्यक्ति ठीक है। मुझे इनके जैसा अगर मैं बनना चाहता हूँ, या फिर बनने का मौका मिला, या फिर मैं प्रयास करता रहता हूँ, ऐसे मैं देखता हूँ मेरे घर की स्थिति। और मैंने पहले बता दिया, मैं ना टीचर हूँ, ना एजुकेशन से कुछ हूँ, मैं किसान हूँ, खुद मैं खेती करता हूँ। और आज तो क्या है ना, मेरे गांव में बारिश हो गई, मैं रात में बस में बैठा और फ़ोन आया कि बारिश अच्छे से हो गई, कल तो बुआई करना है। एक्चुअल मैंने बोल के आया था कि बारिश के दिन है, और मेरा मेन एजेंडा वो रहता है कि मैं खेत पे खड़े रह के बारिश वो सोइंग कर लूँ। लेकिन अब इधर भी मैंने कमिट कर रखा था, और चलो फिर 2 दिन मैं आपके साथ रहूँगा यहाँ पे, फिर वापस मुझे जाना पड़ेगा। तो फॉर्चुनेटली ये हुआ कि ये IIIT मेरे लिए मेरा ससुराल जैसा है। हमारी शादी के बाद तुरंत ये लोग, तब तो काशी में थे, BHO में बाबा ये कर रहे थे, पापा जी डायरेक्टरशिप कर रहे थे वहाँ पे, हमारी जब शादी हुई वहाँ पे। लेकिन फिर अनन्या की बर्थिंग यहाँ पे हो गई, तो हम काफ़ी समय तक यहाँ पे रहे, कैंपस में रहे, बाजू की एरिया में इनका घर है खुद का, वहाँ पे भी रहे। और यहाँ से मतलब गार्ड से लेके सब लोग पहचानते हैं बढ़िया से। तो ये हमारा घर जैसा है, ससुराल जैसा है। तो यहाँ पे जो जो एक्टिविटीज़ हुई, हर बार जब यहाँ के देखते हैं, समझते हैं, तो हमारे दिमाग में बाहर जो रहता है कि एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ का माहौल हम जैसा देखते वैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं। शुरू से हम देखते हैं यहाँ पे जो ह्यूमैनिटीज़ की क्लासेस, कोर्सेस और ये सब पूरा डिपार्टमेंट ही था, और उसका एक असर पूरे इंस्टीट्यूट पे था। अभी 1-2 साल में हम लोगों के राउंड यहाँ पे कम हो गए कोरोना के बाद में, लेकिन तब तक देखिए बहुत ही बढ़िया माहौल। नहीं तो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और हमारे दिमाग में है कि भैया ये तो ऐसे ही रहते, ये बच्चे सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन संस्कार किसी भी उम्र में हो सकता है, किया जा सकता है, लेकिन उस तरीके का माहौल और जो आप करना चाह रहे हैं, वो जो फैकल्टीज़ है, वो जो बड़े लोग हैं जिनको देख के फिर बच्चे सीखने वाले हैं, तो मुझे लगता है उस लेवल पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हुआ होगा कि अंदर आती है एक अलग से वाइब्रेशंस आपको लगते हैं। तो इसके पीछे काफ़ी मेहनत होगी, काफ़ी लोगों ने खुद को उसमें गढ़ा होगा। तो ऐसे इंस्टीट्यूट में आप सब लोगों के साथ यहाँ पे ये ट्रेनिंग करने का मौका मुझे भी लग रहा है, तो बड़ा आनंदित महसूस हो रहा है, फील हो रहा है।
बस इतना ही है कि थोड़ी लगन अब मेरी मेरी खेत की तरफ है। मैं जैसे ही बस से उतरा और फ़ोन किया तो बोले बहुत अच्छी सी बारिश हो गई और शुरू हो गया सोइंग यहाँ पे। मैंने बोला यार मैं तो हूँ नहीं, देखो अगर आज होता है तो, नहीं तो फिर कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे हूँ, 2 दिन तो साथ रहूँगा ही। अगर वहाँ पे काम सब ठीक से निपट गया तो फिर और रहूँगा, नहीं तो फिर कल रात को मैं लौट जाऊँगा। चलिए, धन्यवाद। और वहाँ पे ना कैलेंडर से टाइम टेबल चलता नहीं, जब बारिश आई तब खड़े रहना था बस। शंकर दादा अपनी बुआई करके आए, पर छोटी है ना स्कूल की जमीन, फिर पूरी बुआई करके फिर वो ट्रेन में बैठे। बिल्कुल। और रही बात मध्यम दर्शन की, जो आपने जिक्र किया था, तो हमारी शादी, क्योंकि सपना की एजुकेशन और उसका फैमिली बैकग्राउंड अलग रहा, मेरी पढ़ाई और प्रोफेशन और फैमिली बैकग्राउंड अलग रहा, फिर भी हम लोगों की शादी हो गई। दोनों परिवारों के इसमें हो गई, मतलब हम दोनों ने तय किया, ऐसा नहीं है। तो इसके पीछे जो थॉट है, वो जो मध्यस्थ दर्शन अभी पापा जी ने कहा, तो मैं उससे परिचित नहीं था पहले। धीरेन्द्र भाई सोनी जी से मैंने सुना था बस, और उन्होंने मुझे सजेस्ट भी किया था कि अछोटी में जाके थोड़ा कुछ उसको हमने सुनना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन मेरे से हुआ नहीं कभी। फिर जब सपना हमारे साथ आई तो चीज़ें और नज़दीकी से देखने को मिला, लेकिन समझ में नहीं आती थी। जो लैंग्वेज मध्यस्थ दर्शन की, बड़ी हार्ड लैंग्वेज, समझ में नहीं आ रही चीज़ें। लेकिन अब धीरे धीरे मैं 8 साल हो गए हमारे शादी को, 1-2 शिविर मैंने किए परिचय के, परिचय के लेवल पे ही हूँ अभी भी, अध्ययन के गहराई में गया नहीं हूँ। लेकिन अब क्या ना, यूट्यूब पे वगैरह खोल के देखता हूँ। मैंने आपसे भी पहले कहा था एक बार कि कुछ क्लिप्स है, कुछ प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वहाँ पे भी है, तो उसको मैं सुनता रहता हूँ और समझ में आता है कि बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशंस है। समस्या जितनी बड़ी लग रही है उससे बहुत आसान अच्छे सॉल्यूशंस हैं। तो समस्याओं की तरफ देख के हम जो एक प्रेशर फील करते हैं, या फिर ऐसा ये बौखला जाते हैं, फिर लगता है कि ये सुधरने वाला ही नहीं है, इस टाइप के कुछ मूड में हम चले जाते हैं। वो सारा हमारा ये शिफ्ट हो जाता है, ये थॉट ही शिफ्ट हो जाता है कि ऐसी चीज़ है ही नहीं। एक्चुअली जो हम देख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा समस्या है कि नहीं, ये भी नज़रिया बदल जाता है और सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से हाथ में आ जाते हैं। तो किस तरीके से वो डिलीवर हो जाए हम लोगों के साथ में, वो अलग अलग तरीके हैं उस सारी चीज़ के। और आपने तो काफ़ी सारे टीचर्स ट्रेनिंग किए हुए, तो मुझे लगता है कि शुरुआत है, फर्स्ट स्टेप है। हम धीरे धीरे उसमें से जाएंगे तो खुद के लाइफ में बहुत बड़ा मज़ा आएगा। जो काम कर रहे हैं उसमें तो एक सेटिस्फैक्शन बनेगा ही, लेकिन अपनी लाइफ में हम बढ़िया से टेंशन फ्री हो जाएंगे। ऐसा मेरा खुद का भी जर्नी है, बहुत ज़्यादा गहराई में मैं गया नहीं उस चीज़ के, सिर्फ परिचय में से ही इतना अच्छा फील आता है। तो इस कार्यशाला में वो कितनी हद तक ये प्रस्ताव रखा जाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी चीज़ें थोड़ी इंट्रोड्यूस होती जाएगी। चलिए, अच्छे आशाओं की शुभकामना के साथ। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो चूँकि ये एक नया डिज़ाइन है इसमें वर्कशॉप में, तो खाली ये जीवन विद्या की बात नहीं होगी। तो इसका टाइटल भी है पूर्णता में शिक्षा, होलिस्टिक एजुकेशन। तो उस पूर्णता में बात करते हुए उसमें कई आयाम आएंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं, एक डॉक्यूमेंट्री है, उससे दिखा सकते हैं पहले वो।
राज खोते हैं, कोई आगे चलता है, हम पीछे चलते हैं। दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है। रोके से नाज के हम मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। ये आपने ज़रूर पहले देखा होगा। इसको हम मान लें कामना के रूप में बहुत बढ़िया वीडियो है। मतलब स्कूल जो है ऐसी जगह है जहाँ बच्चे खुशी से दौड़ते हुए जा रहे हैं और फिर वहाँ जाके क्या आनंद ले रहे हैं। ठीक, तो ये हम खुद जज कर सकते हैं हमारे स्कूल में कैसा हो रहा है। पर जितने नामी गरामी स्कूल हैं वहाँ इसका उल्टा हो रहा है, और जितनी ज़्यादा फीस और वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ वही बुरी हालत। तो अगले वीडियो में ये देखते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। ये कामना है और लेकिन वास्तव में अभी क्या हो रहा है। Now, realization of standing of the basic brother is calculation of the merit of Yakastindi of the right and the Now, realization... Sir, merit of Yakastindi of the right and the calculation of the merit of Yakastindi. Right!
हमारा स्कूल कैसा हो ये हम जज करेंगे बच्चों को देख के। हमारा क्लासरूम कैसा हो इसको हम देख के जज करेंगे बच्चे कैसे हैं। बच्चे हमारी कक्षा में आना चाहते हैं, स्कूल में खुशी खुशी आते हैं, खेलते कूदते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं, प्रकृति से भी सीखते हैं कि पुस्तकों से भी सीखते हैं। छोड़ना किसी को नहीं है, दोनों चीज़ साथ में, जिसको बोलते हैं थियरी और प्रैक्टिस, जो हम देख के ऑब्ज़र्व करके जांच के सीख रहे हैं, और वो पुस्तक में जो है पुस्तक से। तो थियरी और प्रैक्टिस दोनों साथ में हो। लेकिन मुख्य चीज़ क्या है कि ये जो यात्रा है शिक्षा की, वो खुशी से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसमें जो बच्चे में खुशी, अध्यापक में खुशी, सब में खुशी। जो एक बात कही थी कि जो हम काम अच्छे के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर वो खुशी के साथ नहीं है तो हम बहुत दूर नहीं चल पाएंगे, हम उसमें थक जाएंगे। लेकिन थकने की ज़रूरत ही नहीं है, काम भी अच्छा हो और अच्छे तरीके से हो, आनंद के साथ हो। तो ये कैसे हो, तो ये चर्चा मैंने बताया कि मैं भी ये पहली बार ही इस तरह की कार्यशाला ले रहा हूँ, बाकी तो इंजीनियरिंग वाली है। लेकिन इसमें जितना हम आपस में, तो आपको क्या लगता है कि आपकी कक्षा का, और जितना फ्रैंकली और जो प्रश्न मन में उठे हैं वो बताइए। तो पहली चीज़ आपको क्या लगती है कि आपका क्लासरूम, आपकी कक्षा वैसी है क्या? आपका स्कूल वैसा है? अगर है तो कहाँ तक हम पहुँच गए हैं, और अब नहीं है तो उसमें हम क्या और कर सकते हैं। और ये तो बात है कि ये जो यात्रा है एक्सीलेंस के लिए, काम बहुत बढ़िया तरीके से हो, आनंद के साथ हो, ये जो यात्रा है ये इनफाइनाइट है। हम वहाँ पहुँच गए तब भी लगता है अच्छा ये और कर सकते हैं, इसमें यहाँ ये और कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना हम फ्रैंकली इस पे सोचें, तो आपको क्या लगता है कि आपका कक्षा वैसी है आपकी, जिसमें बच्चे खुशी से आते हैं? और ये भी है कि बाहरी प्रभाव भी रहते हैं। उनका घर कैसा है, माता पिता, घर का माहौल, जिस मोहल्ले में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहाँ का माहौल, ठीक है। और आने के बाद स्कूल में उनके मित्र, ये पूरा एक माहौल है। इस माहौल में क्या हमारे बच्चे खुश हैं? हमारी कक्षा में खुश हैं, हमारे स्कूल में आने के बाद खुश हैं? बंदे हैं, हाँ। गाँव से पैदल आते हो, साइकिल से आते हैं, वो स्वतंत्र हैं। बहुत बढ़िया। और स्कूल के बाद भी है, जैसे प्राइमरी स्कूल में 4:30 बजे छूट जाता है। हमारे प्राइमरी का स्कूल है जो 4:30 बजे छूट जाता है, लेकिन बच्चे जाते ही नहीं क्योंकि उनको दोस्तों के साथ खेलना होता है। और छुट्टियों के बाद भी, दिवाली की छुट्टी के बाद भी और ये धूपकाली की छुट्टी के बाद भी उनको इतनी ये रहती है कि कब स्कूल शुरू हो रहा है और कब हम जाते। क्योंकि पहले जब छुट्टी के बाद बच्चे आते हैं तो हम पहले उनसे बातचीत ही करते हैं कि कैसी गई छुट्टियाँ, आपको छुट्टी में ज़्यादा मज़ा आता है या स्कूल में ज़्यादा मज़ा आता है। तो
कुछ बच्चे तो कहते हैं कि छुट्टियों में मज़ा आया, लेकिन ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि स्कूल में ही मज़ा आता है। फिर कारण पूछते हैं क्यों, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि छुट्टियों में खेलने के लिए कोई होता ही नहीं है, घर पे ही बैठना पड़ता है। फिर मम्मी कहती है बाहर धूप है मत जाओ, घर पे बैठना पड़ता है। और स्कूल में आने के बाद सिर्फ सभी दोस्तों के साथ खेलने को मिलता है, तो उनको स्कूल में आना ज़्यादा पसंद है। बच्चों को हमें घर जाओ छुट्टी के बाद ऐसा बोलना पड़ता है हमारे स्कूल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम हमें देना पड़ता है। तो पंडित भाऊ और मैं, या तो सुषमा ताई, जया ताई, जयश्री ताई, जब ये भी चले जाते तो भी बच्चे जाने का मन नहीं करता उनका, तो हमें आखिर में कहना भाई जाओ अभी। मेरी क्लास में मैं तबला टीचर हूँ, तो मुझे हर रोज़ पढ़ाने को नहीं मिलता हर क्लास को। तो बच्चे बोलते सब दादा, हमारे स्कूल में दादा बोलते, सर नहीं बोलते। दादा तासिका खूप कमी आहे, आपल्याला जास्त पाहिजे। उनके मराठी लैंग्वेज में बात करते हो, तो उनको इतने तबले के बारे में एक रुचि तैयार हो गई है कि हमें ज़्यादा तासिका चाहिए, ऐसा उनको लगता है। तो मैं सोचता हूँ कि बच्चों को इतना लगाव कैसे हो गया लेकिन वो पढ़ाते पढ़ाते उनको पहले नहीं था, तो उनको नहीं था उतना, लेकिन अभी 1-1.5 साल से 2 साल से करीब चल रहा है, तो उनको उसमें रुचि आ गई है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि मज़ा करना ये बात अलग है, पर एकाग्रता से पढ़ाई करना ये अलग बात है। तो से पढ़ाई करने के लिए जो वातावरण चाहिए और वो जो हंसते खेलते आना चाहिए और बच्चा खुद एक्सेप्ट करे, ये होना चाहिए। दबाव तो हम नहीं कहेंगे, और वैसा वातावरण हमारे स्कूल में हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसे जो पढ़ना है उसे तब मिले वहाँ पे। वो कोई भी उम्र का बच्चा, वो बालवाड़ी में रहे, 10वीं में रहे, पहली दूसरी कक्षा में रहे, तो उसे जो पढ़ना है वो रहे और हम उसको दे उस वक्त। ऐसा नहीं कि हमारी कि चल रही है और तुम्हारा मन भी नहीं लग रहा है और हम ज़बरदस्ती से उसको क्लास में बिठाए रखे हैं। ये नहीं हो, ताकि उसकी आनंद से, उसके आनंद से कैसे सीखें। नहीं पढ़ना है मुझे, अभी नहीं पढ़ना है, तो ये वातावरण भी हमारे साथ हो, ऐसा मुझे लगता है। ये बात सही है कि बहुत आनंद में रहे लेकिन सीखा कुछ भी नहीं तो वो तो शिक्षा में तो एक प्रक्रिया है, एक वो तरीका है, एक रास्ता है। तो जहाँ हमें पहुँचना है, एक छात्र को कहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचे भी और सरलता से, सहजता से, आनंद के साथ, खुशी के साथ पहुँचे। हमें दोनों चीज़ चाहिए, ठीक है। और वैसे सच में कहें कि अगर दूसरी चीज़ नहीं है, अगर खुशी से नहीं सीख रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है यात्रा, और फिर उसमें मंजिल तक भी शायद नहीं पहुंच पाते। ज़्यादातर लोग फिर नहीं पहुंच पाते। कुछ होंगे जो उसके बावजूद पहुंच जाएंगे, और उसमें स्कूल से ज़्यादा उनका खुद का रोड होता है। तो इन दोनों, ये जो डॉक्यूमेंट्री और ये जो कहानी के रूप में बताई है छोटी सी, इसमें यही बात है। ठीक है। अक्षर हमारे साथ है जो माजी विद्यार्थी है, वो स्कूल में ही पढ़ा है अभी, तो क्योंकि बाकी सब शिक्षक की भूमिका में है, तो एक है जो हमारे साथ बच्चों की और अपने अनुभवों से भी बात कर पाएगा कि उसने स्कूल कैसे अनुभव किया है। मैं सिर्फ ये करना चाह रहा था कि टीचर भी हाँ, आपका भी सुनना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं
इसमें बच्चा प्रवेश कर रहा है और उम्र है मात्र 3 साल 4 साल। और वो जब बाहर निकल रहा है, 10वीं क्लास से अगर निकल रहा है तो 10 और उसके साथ में अगर 2-3 साल जोड़ दें तो 12-13 साल। ठीक। तो 16 वर्ष, 15-16। ठीक, पढ़ाई में आ रहा है? ठीक है। तो क्या हमारा, और इसके स्कूल के में अगर देखें तो एक महत्वपूर्ण, तो बालक से शुरू करते हैं। तो बालक, क्योंकि घर में पहली शिक्षा घर में होती है, और उसके बाद भी जब वो आ गए हैं स्कूल में, तब भी पालकों का घर में तो रोल रहता ही है स्कूल के। और वो जो स्कूल में आके बोलते हैं कि ये करिए वो करिए, तो स्कूल पे भी प्रभाव तो पालक, अध्यापक, ये अगर कहें जो प्रधानाध्यापक या संचालन जो हो रहा है, संचालक मंडल या जो इंचार्ज हो गए, वो सब व्यवस्था संबंधित कि कैसे किया जाए उसके बारे में, और ये तो है ही। ठीक है। तो ये सारे लोग इसमें भूमिका इनकी है। ठीक है। और हम अगर इस पूरी चीज़ को थोड़ा समझते हैं, बड़ी तस्वीर को समझते हैं, तो फिर उसमें मेरा क्या भूमिका है, मेरी क्या भूमिका है, ये हम और अच्छे से तय कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बाकी चीज़ों को नहीं देखेंगे तो हम जो अपनी भूमिका है वो एक नैरो या संकीर्ण दायरे में सोचेंगे। तो खुल के अगर सोचेंगे कि ये प्रोसेस है और इसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसमें अब मुझे क्या करना है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, खाली विषय पढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई मेरा विषय तो समाज शास्त्र पढ़ाने का था, सोशल साइंस या गणित या विज्ञान या तबला, मेरा बाकी चीज़ों से कोई वो नहीं है, या खेती, बच्चों को जो भी सिखा रहे हैं। नहीं, मुख्य चीज़ क्या है, हमारे केंद्र में वो बच्चा है। वो बच्चा जो है वो जिस आयु में आया है और जिस आयु में जा रहा है, तो ये एक तैयार मानव के रूप में बाहर निकल रहा है। उसमें विषय का भी भूमिका है, पर पूरी, तो इसीलिए इसका नाम है, जो होलिस्टिक एजुकेशन इसको कहा है, सर्वांगीण शिक्षा, सर्वांगीण विकास। और उस विकास में ये भी नहीं कहना चाहिए कि सब एक से हो जाएंगे। हर एक की अपनी अपनी एक पर्सनैलिटी है, एक अपनी खुद की विशेषता है बच्चे की। वो विशेषता जो है वो भी साथ में आ जाए। ठीक है। और बाकी चीज़ें जो सीखनी है वो भी हो जाए। यहाँ पर एक थोड़ा सा गौर ये करना चाहिए कि ये जो बालक आ रहा है हमारे पास, इसका मूल नेचर, स्वभाव क्या है। ठीक है। मतलब बच्चा जन्म से क्या है ये कहना चाहिए, जो उसके अंदर प्राकृतिक है। बाहर से चीज़ें आती हैं तो बहुत बच्चे बदलते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ लिख देता हूँ। तो बच्चा जो है जन्म से जिज्ञासु है।
आप छोटे बच्चे से बात करिए, वो पूछता ही जाएगा, ऐसा क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों। ठीक, तो बच्चा जिज्ञासु है। बच्चा न्याय का याचक है, वो न्याय चाहता है। बच्चे को खाने के लिए आप चिक्की दे दीजिए, एक को 4 चिक्की दीजिए, 4 काफ़ी होती हैं, पर एक को 5 दे दीजिए। उनको ज़्यादा दी, मुझे कम दी। वो न्याय का याचक है। न्याय कैसे करना है ये उसे सीखना है। ठीक है, सत्य वक्ता है। जितना छोटा बच्चा सच ही बोलेगा। क्या देखा, नहीं वहां ये देखा, ये क्या हुआ, ये जहां दबाव आया या भय आया तब वो सोचता है कि क्या। माता पिता ने कहा बच्चे से, कोई बाहर आया है, कह दो घर पे नहीं है। ठीक, अब बच्चा सीख गया। वो जाके क्या बोलेगा, वो बता रहे हैं कि यहाँ है नहीं, घर पे नहीं है। अभी पूरा सीखा नहीं है झूठ बोलना। हाँ, फोन पे को बच्चा देख के सीखता है हमको। ठीक है, पहला सीखना देख के होता है, धीरे धीरे सीखना समझ के होता है। तो दोनों का रोल है, जिंदगी से सीखना और पुस्तक से सीखना, दोनों का रोल है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि एक का रोल नहीं है, एक का ही रोल है, दोनों का है। दोनों में एक रूपता, दोनों में सामंजस्य। सही कार्य व्यवहार करना चाहता है। तो सही कार्य का अर्थ है कि जो प्रकृति के साथ है, व्यवहार का अर्थ है जो अन्य लोगों के साथ है। सही व्यवहार करना चाहता है, सही कार्य करना चाहता है, लेकिन जब लगता है भय या प्रलोभन या कुछ और, तब वो इसमें चूकता है। तो हमारे पास ये देखिए कितनी बढ़िया चीज आ रही है। हमारे पास जो बेसिक चीज है वो कितनी बढ़िया है। ठीक है, हम ये बात जरूर है कि हमारे पास वो 3 वर्ष 4 वर्ष की उम्र में आ रही है, तब तक हो सकता है कुछ दूसरी चीजें भी सीख गया हो बच्चा, पर जो बेसिक मूल मौलिकता है, जो मूल स्वभाव है, ठीक है, इसको हम मौलिकता बोल देते हैं। तो हमारे पास क्या बढ़िया चीज आ रही है। ठीक है, तो यदि हम इस मौलिकता के आधार पे काम करते हैं कि हमें इसको आगे ले जाना है, ये कैसे करें, तो बात बनती है। इसका एक वो भी है कि अगर मौलिकता ऐसी है, ये प्रकृति का नियम है, यदि मौलिकता ऐसी है तो ये होके रहेगा,
कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, जो मौलिक स्वभाव है कितना भी बांध लो वो निकलेगा। ठीक है, तो यहां पे एक शिक्षा की जो भूमिका आती है कि हमारा काम मनुष्य बनाना है, अपना विषय पढ़ाना नहीं है, वो तो एक उसका हिस्सा है, पर हमारा काम मनुष्य बनाना है। और वो ऐसे मनुष्य को बना रहे हैं जिसकी मौलिकता में वो है, हमें उसको थोड़ा सहायता कर देनी है, कहीं पे कुछ समझाना है, कहीं पे वो हमें देख के सीख रहा है। तो इसलिए शिक्षक के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि शुरू में बच्चा देखकर सीखता है, जो उसने देखा उसको वो सीख जाता है। तो हमारे में अगर ये चीज़ें हैं, क्योंकि हम भी तो बच्चे ही थे, आज पता नहीं हम कहाँ हैं, लेकिन ये मौलिक नेचर हमारा भी है। तो यदि हम अपने मौलिक स्वभाव में वापस आते हैं, अगर हैं तो बहुत बढ़िया बात है, तो बच्चा हमें देखकर बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। ठीक है, तो जिसकी हम बात करेंगे कि शिक्षा की प्रक्रिया क्या है, कौन सी प्रक्रिया है जिससे बच्चा सीखता है, उसकी हम बात करेंगे। तो उसमें पहला कदम जो है वो है अनुकरण और अनुसरण। जो उसने देखा वो सही मानता है, आपको, दूसरे को और खासकर अध्यापक को सही मानता है, तो उसका अनुकरण करता है। ठीक है, तो इसकी बात हम और बाद आगे करेंगे। तो ये पहला स्टेप है, लेकिन इसके बाद में और भी चीज़ें आती हैं, तो उसकी ओर ध्यान देना होगा। ठीक है, टी ब्रेक का साइन आया है। और हम चाहते क्या है, बच्चा 17-18 साल का हो तो कहाँ पहुँच जाए, तो उसको फिर चाय से आने के बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो ये है, बहुत बढ़िया हमको इनपुट मिल रहा है ना, और कहाँ पहुँचाना है इसकी बात करेंगे। ठीक है, और उसमें ये पूरी जो प्रोसेस है 12-13 साल की यहाँ पर, और उसमें अगर 2 साल और जोड़ दें 12वीं कक्षा के बच्चे, तो एक वो पूरी एक प्रोसेस निकल के, एक उसकी प्रोसेस तो देखेंगे, पर उसमें क्या हम चाहते हैं इस 15-16 साल में करना, तो उस पर बात करेंगे। तो टी ब्रेक जल्दी हो गया। तो ये हमारे पास मटेरियल है, और तैयार रूप में हमें क्या करना है, कहाँ उसमें हम क्या गुण देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आत्मविश्वास, बच्चा आया है, उसको नहीं पता है कि क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं है, इंट्यूशन सब बढ़िया है, उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाए कि वो किसी परिस्थिति में है, हाँ ये करना है, एक समझ आ जाए, तो उसमें में आत्मविश्वास। वो श्रेष्ठता पहचान पाए, स्वयं में भी दूसरों में भी, और श्रेष्ठता का सम्मान कर पाए। तो इस व्यक्ति में ये श्रेष्ठता है, उसका सम्मान।
जो मेरे अंदर है चरित्र और जो मेरे बाहर है जिसको मैं व्यक्त करता हूं, इन दोनों में संतुलन है। ठीक है, जो हम अंदर हैं वही बाहर है। जहां कमी है हम उसको ठीक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। चरित्र और व्यक्तित्व में संतुलन। व्यवहार में सामाजिक। जो मेरा व्यवहार है लोगों के साथ वो सामाजिकता के साथ है। समाज में मेरे चारों तरफ क्या चीज़ है उसके अनुसार समाज को ध्यान में रखते हुए मैं व्यवहार करता हूँ। स्वावलंबन, तो क्या इसको कैसे लिखें? जीविका में स्वावलंबन, वो खुद अपने विश्वास जब है तो इसमें भी विश्वास है और इसकी तैयारी है। तो वो निपुणता है, जो भी काम कर रहे हैं उसके आधार पे मैं अपनी आजीविका चला सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? परिवार के साथ। ठीक है, परिवार भी लिख सकते हैं, परिवार के साथ स्वावलंबी। ठीक, और शिकायत मुक्त परिवार। हमारे जो संबंध हैं वो शिकायत मुक्त है। परिवार जिसमें हम रहते हैं, हम कार्य क्षेत्र में हैं तो वहां भी हमारा परिवार है। उसमें हम परिवार में जिन लोगों के साथ में हम जो संबंधी हैं हमारे, चाहे वो परिवार के रूप में है, क्योंकि वो सबसे बड़ा उदाहरण परिवार ही है। तो परिवार में शिकायत मुक्त परिवार जब बोलते हैं तो उसका मतलब है कि शिकायत मुक्त संबंध। परिवार में भी शिकायत नहीं है। हम काम करने जाते हैं तो जो सहयोगी हैं उनके साथ भी शिकायत नहीं है, मित्र हैं उनके साथ भी शिकायत नहीं है। तो संबंधों में शिकायत मुक्त संबंध। ठीक है, ये ठीक लगता है? गोल, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। मतलब करने का हुनर, हाँ, इसका हुनर जानना, कौशल। तो निपुणता कुशलता मैं इसको इस्तेमाल करेंगे। तो कुशलता मतलब व्यवहार कुशल, निपुणता मतलब साइंस विज्ञान, उसमें निपुणता, काम में निपुणता। चाहे हम घड़ा बना रहे हैं, चाहे हम लोहे का काम कर रहे हैं, चाहे खेती कर रहे हैं। और संबंध में मतलब मानव आ गया, मानव की बात कर रहे हैं। शिकायत मुक्त संबंध। पेड़ पौधों को हमसे शिकायत होती नहीं है, हम कितनी भी गड़बड़ कर दें। ठीक है, तो शिकायत किसको होती है? मानव को होती है। तो मानव को शिकायत मुक्त संबंध मतलब मानव के साथ संबंध की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं, मानव की बात कर रहे हैं। तो अगर हमने ये 6 चीज तैयार कर दी, हमारा काम हो गया। तो जो शिक्षक है वो नए समाज का सृष्टा है, नया समाज बनाता है। कैसे बनाता है?
विचार के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। अगर हमारे सारे बच्चे इस प्रकार से अगर निकलेंगे तो क्या होगा? अभी हम बात कर रहे हैं, अलग से बात भी हो रही थी कि माहौल तो बहुत वैसा है, परिवार में जिन परिवारों से आ रहे हैं वहाँ कुछ माहौल है, तो स्कूल में हम कुछ दूसरा माहौल देने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या होगा ये हमारा गोल है, लक्ष्य है कि बच्चा जो निकले वो इन सब गुणों के साथ निकले। आजकल फोकस कहाँ है शिक्षा का, खासकर आधुनिक शिक्षा का? और स्वावलंबी भी नहीं बचा, आजीविका में शोषण, आजीविका के लिए शोषण। ठीक है, तो एक ही बिंदु बचा आज की शिक्षा में, एक ही बिंदु। पालक भी यही पूछ रहे हैं, स्कूल के मैनेजमेंट जो आप जाइए प्राइवेट में वो यही पूछ रहे हैं, पैकेज ये वो, कितने लोग आईआईटी में आ गए, बाकी सब छूट गया। पर हमें स्पष्ट रहना चाहिए कि हम मानव निर्माण का काम कर रहे हैं, इसमें ये सारी चीजें हैं। तो एक हम दो चीजों की बात करेंगे, कंटेंट ऑफ एजुकेशन, मेथड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कंटेंट ऑफ एजुकेशन क्या हो, यह यहां पहुंच जाए, स्वयं के बारे में समझ हो। स्वयं में विश्वास कब होता है? आपको क्या लगता है, स्वयं में विश्वास कब होता है? एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हैं, विश्वास आ जाएगा क्या? आता है। अगर आप खुद को उस चीज के बारे में ज्ञान है तो अपन कॉन्फिडेंटली वो यही है करके बता सकते हैं। पर एक सवाल आया जिसमें कि वो समझ नहीं आ रहा उसको कैसे उत्तर दें, तो विश्वास आएगा या विश्वास निकल जाएगा? इसका उत्तर कैसे? अगर उसके आसपास का कुछ अगर ध्यान में हो तो कॉन्फिडेंटली उसका आंसर देने के लिए अपन तैयार हो। हाँ, पर अपने को तो उसका आंसर समझ नहीं आ रहा है। तो विश्वास को दूसरी चीज है, खाली सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है। स्वयं में विश्वास तब आता है कि जो भी चीज हम बच्चों को या उसको बताने जा रहे हैं या वो खुद से अनुभव से आती है, तो मुझे डर है या कोई अच्छी बात है, एक ऐसी बात है कि जो मैं बच्चों से बोलती हूँ कि इससे डरना मत, लेकिन मैं अंदर से डरती हूँ। तो ये थोड़ा सा तब विश्वास कहने में विश्वास नहीं रहता है कि मैं तो नहीं करती, ये थोड़ा सा, क्योंकि हर शिक्षा अनुभव से आती है, स्वयं से, समाज से आती है, समाज के व्यवहार से आती है, तो वो थोड़ा सा। तो विश्वास का अगर वो है, उसमें मुझे पता है कि मुझे ये आता है और ये नहीं आता है, ठीक है। तो जब मेरे से प्रश्न आता है कि इसके बारे में आपको क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे विश्वास में कमी नहीं, ये मुझे आता है, ये है। उसमें भी एक सवाल आ सकता है जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है और सूझ भी नहीं रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है, मैं नहीं आंसर उत्तर दे पा रहा हूँ इसको कल मैं सोच के बताऊंगा। ये विश्वास है। तो विश्वास, मैं जानता हूं कि मैं क्या जानता हूं, जो नहीं जानता हूं ये भी पता है,
तो विश्वास अंत में कहाँ से आता है? अनुभव से। मैं समझ सकता हूँ, जो मैं नहीं जानता हूँ वो भी मैं समझ सकता हूँ। हाँ, एक तो है कि किताबी ज्ञान है और जिंदगी में, रियल लाइफ में ज्ञान नहीं है, वो उसकी समझ नहीं है, उसको अप्लाई करना नहीं जानते हैं, तो शेकी रहते हैं। और शेकी रह के बता भी सकते हैं कि भाई ये मैंने कभी किया नहीं है, पर ये मैं इतना पढ़ा जरूर है, उसमें भी कॉन्फिडेंस हो सकता है। तो आत्मविश्वास एक वो चीज़ है जो हम खुद में इवैल्यूएट करते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, छात्र भी वहाँ पहुँच जाए, पहले हम खुद पहुँच जाए वहाँ, ठीक है। अगर हम खुद वहाँ पहुँच जाएंगे तो छात्र भी समझ जाएगा कि हाँ, टीचर को क्या बोलते हैं, दादा, हाँ, दादा ने इसमें ये बताया कि वो उत्तर ढूंढ के बताएंगे। और बच्चा बहुत सेंस करता है कि आप डगमग हो रहे हो या आपने विश्वास के साथ कह रहे हो कि मुझे नहीं पता है, तो वो ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसी प्रकार से ये सब है। हाँ, स्वयं में विश्वास जो है, ये एक आपने कहा कि ये सेल्फ रियलाइजेशन है, तो क्या सही नहीं, कि मुझे जो अवेयरनेस, हाँ, जो मैं जानता हूँ और जो मैं नहीं जानता हूँ, हाँ, जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ तभी मुझे ये समझ में आता है कि मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। पर उसमें क्या ये अध्यारूप है, ये मैं जानना चाहती हूँ कि जानना ये चीज़ मैं स्वेच्छा से महत्वपूर्ण मानता हूँ। इसीलिए मैं कुछ चीज़ें जानता हूँ क्योंकि वो मैंने स्वेच्छा से जानने की कोशिश की है, इसलिए नहीं कि मुझे पढ़ाया गया और मैं जो फिल्म में दिखाया एक बोतल की तरह, डिब्बे की तरह उसमें भरा गया, ऐसे नहीं। मैंने वो स्वेच्छा से समझने की कोशिश की है, और जो मैं नहीं जानता हूँ मैं ये समझता हूँ कि मैं ये जान सकता हूँ, पर अभी मैं नहीं जानता। तो मूलभूत इसमें ये है कि मैं समझ सकता हूँ, हर मानव समझ सकता है, ये आत्मविश्वास है। और जिस भी कारण से समझा, सीखा, चाहे वो उस समय थ्रस्टी किया गया था, पर अब तो समझ में आ गया ना। अब कृतज्ञता हो सकती है, वो कृतज्ञता का भाव है। वो जबरदस्ती उन्होंने, दादा ने ये सिखाया था, इच्छा नहीं थी, स्वेच्छा नहीं थी, लेकिन वो काम की चीज़ थी। वो अब हम उसका कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। लेकिन विश्वास जो है कि हाँ, इस विषय की मेरे पास ये समझ है और मुझे लगता है पुख्ता है। सेल्फ अवेयरनेस है जो शायद से हम लोग कंटेंट पे इतना निर्भर नहीं कर रहे। कंटेंट वो
माध्यम हो सकता है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, पर वो उस पे सिर्फ उसी पे अटकता नहीं है, ऐसा मुझे दो ध्यान में आ रहा था। बहुत अच्छा है कि वहाँ तक बस ये हाँ, वहाँ तक सीमित नहीं है ये। तो अपने बारे में जानना कि मैं इस विषय, अब अगर विषय जो मुद्दा उठा है जिस पे बातचीत हो रही है उसमें मेरे कॉन्फिडेंस है कि नहीं है ना, इसकी बात हो रही है। तो इसमें अगर मुझे पता है कि हाँ मैं क्या जानता हूँ, क्या समझता हूँ, उसकी रिफ्लेक्ट किया हुआ है उसके बारे में, तो मैं बता सकता हूँ कि भाई ये मुझे नहीं पता है, या ये मुझे पता है और ये इसका वो है। फिर और प्रश्न आया और आया, ठीक है। तो एक पॉइंट पे मैं कहा कि अब मुझे नहीं पता है, ये कह पाना भी कॉन्फिडेंस है, पर ये विषय से नहीं आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से आ रहा है? इस बात से आ रहा है कि जरूरत पड़ने पर मैं समझ सकता हूं, है ना। हाँ, तो ये अपने अंदर से आ रहा है, ये खाली विषय के ज्ञान से नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर इसके और आगे जाते हैं तो ये कहा, मैं नहीं जानता हूं इसका उत्तर, सीखने के लिए मेरे पास अब उम्र भी नहीं बची है, वो है ना, वो ये जानती है, मुझे पता है, मेरा साथी जानता है, मेरी सहायता के लिए तैयार है। ये एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस है कि हम साथ में हैं और कोई भी दिक्कत आएगी हम उसे हल कर लेंगे। तो रिश्तों में कॉन्फिडेंस, वो रिश्तों के कारण ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ ये हम कर लेंगे। कौन कर लेंगे? ये करेंगे ना, या मैं उनकी मदद से कर लूंगा। हाँ, मैं उनकी मदद से कर लूंगा, या वो मेरे मदद करने आ जाएंगी। कोई भी नहीं है जो बता सकता है। फिर पर इसमें ये फर्क है ना, क्योंकि आजकल ये होता है ना, मुझे नहीं आता है और वो तो मुझसे मदद कर ही देंगे, वो दिखा देंगे पेपर। यानी एक्चुअली ये होता है कि मुझे नहीं पढ़ाई की तो भी कोई फर्क नहीं है, वो तो मेरा दोस्त है ना, वो तो बेहतर पढ़ने वाला हाँ, हो सकता है, वो तो मुझे दिखा ही देगा। और प्रैक्टिकली ये होता है, अभी ये टीचर्स जहाँ जाते हैं परीक्षा के लिए तो ऐसे ही करते हैं। जो दोस्त होते हैं वो भी ये मानते हैं कि हमने अपने दोस्तों को जो कुछ सीखा है वो बताना चाहिए, और वो भी ये मानते हैं कि दोस्त है तो तुम्हें तो बताना चाहिए यार। वैसे हो सकता है कि इस प्रकार के लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं वो रिश्तों में इतना विश्वास करते हैं कि सही और गलत की बात नहीं है, पर कॉन्फिडेंट तो हैं, कॉन्फिडेंट तो हैं। और तो उनके बाद में कहीं पे दूसरी चीज में एक मिसिंग प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। हाँ, नहीं ऐसे लोग होते हैं ठीक है। तो उनके चरित्र और व्यक्तित्व में फिर उन्हें लगेगा कि मैं काम गलत कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंट तो हूँ लेकिन मैं काम तो गलत कर रहा हूँ। मुझे भी नहीं आता है, मेरे आसपास कोई है भी नहीं शायद से बताने वाला, फिर भी मैं उस समय अगर कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ तो वो कहाँ से आता है, आप वहाँ पहुँच रहे थे पूरी व्यवस्था बिगड़ गई है, न मुझे उत्तर पता है न किसी और को पता है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? मैं किसी तरह ढूंढ लूंगा, कोशिश करूंगा। सही होगा जिज्ञासु नहीं, मानव सही है। जो बोलते हैं सबसे खराब आदमी भी 51% सही है और मूल रूप से ये प्रकृति का नियम है, तो कुछ भी हो जाए ठीक होगा, ये अल्टीमेट कॉन्फिडेंस। कोई साथ में नहीं है, कोई तरीका नहीं है, मुझे आता भी नहीं है, कुछ नहीं है, पर क्या समझ है? प्रकृति क्या है, ठीक है। जिससे बात करते हैं ना कि धरती खत्म हो जाएगी एनवायरनमेंट में,
अब 30 साल बचे हैं, 10 साल बचे हैं, 50 साल बचे हैं, धरती कहीं खत्म नहीं होने वाली है, आदमी खत्म हो जाएगा और साथ में लेके डूबेगा जानवरों को, पेड़ भी बच जाएंगे, फिर क्या होगा? तो 4 बिलियन वर्ष लगे थे पृथ्वी में, 100 साल में, 200 साल में आदमी ने खत्म कर दिया, सपोज आदमी खत्म, तो फिर क्या होगा? पृथ्वी वापस आएगी, जहां इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा प्रकृति वापस आएगी। क्यों आएगी? वो नियम है, वो एवोल्यूशन, प्रकृति इसका नियम है, वापस आएगी। हाँ, दुख है कि हम लोग नहीं होंगे, कोई नया मानव आएगा। प्रकृति को कोई हमारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे बारे में सोचने की, वो निकल के आएगा इससे। पर जो नियम है वो है, जैसे विज्ञान में बोलते हैं ना, वही चीज मानव के लिए लागू है। मानव के ये नियम हैं, ये नहीं है कि चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, जिज्ञासु है, अभी दब गया है, अभी नहीं है, पर मूल का मौलिकता जिज्ञासु होने की है। मौलिकता न्याय का याचक है, वो न्याय का दायक भी हो पाए, वहां पहुंचना है। तो न्याय को पहचानना है ना, वो तो आता है ना समझ में। जहां खुद के साथ अन्याय होता है वो तुरंत समझ में आता है, दूसरे के साथ बाद में समझ में आता है। पर न्याय की समझ नहीं कहना चाहिए, पहचान कि यहां अन्याय हो गया, ये हर मानव में है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। छोटा लड्डू चलता है बच्चे को, पर आधा लड्डू नहीं चलता वो न्याय का याचक है। ये जो गुण है, ये हम ये बिल्कुल, तो इस पूरी कार्यशाला में हम ये बात ही नहीं करेंगे कि सच बोलना चाहिए। आप सच बोलते हो, अगर नहीं बोलते हो तो वो दबाव है। तो करेंगे क्या फिर? दबाव मुक्त। दबाव मुक्त कैसे हो जाए? कैसे हम हो जाएं कि हमारा बेसिक मौलिकता हमारी आ जाए, और इस मौलिकता के आधार पे ये बनता है। अगर ये मौलिकता है ही नहीं तो ये हम बना ही नहीं सकते, हम बना ही नहीं सकते। अगर आदमी अन्याय चाहता है, न्याय का याचक भी नहीं है, दायक की तो बात दूर रही, तो वो ये जो है व्यवहार में, सामाजिक व्यवहार में न्याय होता है, वो न्याय चरित्र में जो न्याय करने की इच्छा है, व्यक्तित्व में वो झलक के आती है, ये सब चीज होगी ही नहीं। लेकिन अगर मूल में ऐसा है तो ये ऐसा होके रहेगा। सवाल सिर्फ इतना है, कितना समय लगेगा। मैं थोड़ा अलग सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि प्रकृति से मौलिकता नहीं आती है, क्योंकि प्रकृति तो वो है जो जंगल में पाशविक है, और उसका नियम है कि जो ताकतवर होता है उसकी चलती है, तो वो प्रकृति है, और मनुष्य प्रकृति ही पैदा होता है। और जो मौलिकता आती है, सत्य और जो मूल्य आते हैं, वो प्रकृति से नहीं आते। जब हम प्रकृति से ऊपर उठते हैं, जब हम देह से ऊपर उठ के किसी ऐसी बात के पीछे लगते हैं जो उससे ज़्यादा मौलिक है, तो उससे मौलिकता आती है। प्रकृति से कभी भी मौलिकता नहीं आती, पाशविकता ही आती है। मेरा प्रकृति से था प्राकृतिक स्वभाव। हमारा जो प्राकृतिक स्वभाव है, भय भी तो हमारा प्राकृतिक स्वभाव है। नहीं है। इस पे बात करेंगे कि क्या प्राकृतिक है और क्या नहीं है। हालांकि देखने में लगता है कि उल्टा है, पर क्या हमारा प्राकृतिक स्वभाव है और उसके क्या इंडिकेटर्स हैं, कैसे हमें पता चलता है, कैसे हम जज करेंगे, इस पे बढ़िया। तो आप ऐसे सवाल पूछते रहिए, लगातार बताइए, बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो प्राकृतिक, चाहे तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो प्राकृतिक स्वभाव यहाँ मैं लिख देता हूँ, इस पे हम आएंगे। इसी पे थोड़ा और स्पष्टता, मुझे भी अभी एक सवाल आ रहा है।
विनोबा जी को पढ़ते हैं तो एक उदाहरण वो बताते हैं ना कि जो व्यक्ति सामने कोई भूखा हो तो भी वो खुद अपने पास जो है खाना वो खा लेता है। ऐसा एक व्यक्ति इंसान है। दूसरा इंसान है कि जो सामने कोई अपनी तरह व्यक्ति है जो भूखा है तो अपनी एक रोटी में से आधी रोटी उसे देता है। और तीसरा जो है वो बहुत ही सामने की व्यक्ति भूखी हो और वो रह सकता है भूखा क्योंकि वो इतना भूखा नहीं है तो वो अपनी पूरी रोटी उसको दे सकता है। तो उसमें वे कहते हैं कि इसको संस्कृति कहते हैं। अभी इन्होंने जो कहा वो मुझे याद आया इसीलिए। तो ये कैसे समझना है, यानी क्या प्रकृति में ये होता है? मुझे लगा कि होता है। अभी एक रिसेंटली वीडियो देखा जिसमें एक पक्षी यानी बगला वो मछली को पानी में डालता है क्योंकि उसे भूख नहीं है। तो हर चीज़ को है इसीलिए खा लेना, इस तरह की ज़बरदस्ती प्रकृति में नहीं है ऐसे दिखता है। तो संस्कार, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। कैसे संस्कार, संस्कृति, सभ्यता। तो संस्कार, संस्कृति के मूल में संस्कार है। तो संस्कार क्या है? तो संस्कार जो है वो इससे निकलते, मौलिकता से निकलेगा। इसीलिए मैंने कहा इसको पोस्टपोन कर दिया इसको, पर इस प्रश्न को मैंने लिख दिया है और अगर छूट भी रहा हो तो आप बिल्कुल पूछिएगा। इस पर कल मेरे ख्याल से बात कर सकते हैं। कल कर सकते हैं ना? हाँ ठीक है, जब कॉन्टेक्स्ट आएगा तो आशा आ जाएगा। तो बट इनका क्विक आंसर दे सकते हैं सर? जो ताई जी ने जो पूछा है कनेक्टेड है, जो ताई जी अभी जो पूछा है ना। नहीं, इन्होंने तो वो बताया है कि विनोबा। हाँ 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 बिल्कुल बोलिए। हाँ हाँ हाँ, तो आप बताइए। तो वही है। सो जो सर बता रहे हैं ना, इस तरह का जब आदमी संबंध को देख पाएंगे दूसरा आदमी के साथ, तब वो आदमी वो पार्श्विकता से अलग सा काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी सोचिए कि आपका घर पे आपका खुद का बेटा और बेटी और माँ बाप, एनीवन हु इज वेरी क्लोज टू यू, आप भूखा है और वो भी भूखा है, दो ही रोटी बचा है, खाली दो रोटी है। आप व्हाट यू प्रिफर, देना के लिए और आप खाने के लिए? whoever you feel I am related, उनके साथ मेरा संबंध है, वो संबंध का भाव इज गाइडिंग। जब वही स्ट्रीट में है तो वही दो रोटी के लिए मारपीट होता है। जब संबंध का भाव नहीं होता है, then we behave like anyone. So why? So how that process helps वो सहायता कर पाएगा कि दूसरा आदमी को संबंध रूप में देख पाएंगे। एटलीस्ट द पीपल जो मुझे करीब है, टू स्टार्ट विथ, स्लोली ये संबंध का भाव में एक्सपैंड करूं। एक्सट्रीम तो है ही है, तो आई एम डाइंग एंड देयर इज नथिंग, यू मे शेयर और यू मे से, बट दैट्स एक्सट्रीम्स। बट व्हेन इट कम्स टू द पॉसिबिलिटी, जो संभाव्यता, वो है कि इस तरह का जो ये 6 पॉइंट सर ने लिखा है। इसको थोड़ा वो यू आर आंसरिंग हिम नाउ, नॉट हर। आई एम नॉट डूइंग। तो अभी क्या करते हैं, इसे कल बात करते हैं, क्योंकि इसके जो दूसरे पक्ष है ना वो सारे अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। बट इसको बिल्कुल इस पे बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे, पूरा दिन छोड़ना नहीं, पूरा दिन जो भी जितना भी समय लगेगा। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे? हाँ। नहीं सर, हो गया, ठीक। तो ये बिल्कुल यही लगता है कि ये सब कैसे है।
तो ये क्या है, जब हम किसी चीज़ को समझने के प्रयास में होते हैं तो हमें उसका जो मूल रूप है वो समझना होता है। फिर आज क्या हालत है, आज की हालत पे आएंगे तो कहेंगे ये तो सारा गलत है, तो डिसएग्रीमेंट है ना। तो आज की हालत क्या है, आज तो बिल्कुल दूसरा कुछ, ऐसा लगता है कि सारा कुछ दूसरा कुछ चल रहा है। तो मैं अब टीचर के रोल पे आ जाता हूँ थोड़ा सा, और फिर हम आज की हालत समीक्षा, आज जो हो रहा है उसको हम कैसे समझते हैं, ठीक है। तो गांधी विनोबा जो कह रहे हैं वो कहाँ है और आज क्या है, इसमें अगर इन दोनों को अगर हम समझेंगे तो हम अगली पीढ़ी को जो तैयार कर रहे हैं, अपने छात्रों को, बच्चों को तैयार कर रहे हैं, उसमें हम कुछ सफलतापूर्वक कार्य कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके, तो इनको आप, चलिए आप इसको मान, कह दीजिए ये तो आइडियल है, आइडियल तो मान सकते हैं इसको, आइडियल चीज है ना। सही है कि नहीं ये बात की बात है, मैं तो कह रहा हूं ये सही है, ठीक है, पर उस पर उत्तर देते हुए 1-2 दिन तो लग सकते हैं। तो इसको जो बोलेंगे आइडियल, अगर हम ये करना चाहते हैं, ठीक है, हमारा छात्र आ रहा है, उसमें ये भी है कि बाहरी सारे प्रभाव भी हैं, पर हम यहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो